रही है और बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री अपन कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल के अपने टॉपिक चल रहे हैं, तो उसमें तीन जो मेन बायोमोलिक्यूल हैं वो अपन कवर कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, तीनों अपने हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड है ना। बुक में आप पढ़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड आपको एक सेपरेट टॉपिक नहीं मिलेगा, बल्कि न्यूक्लिक एसिड की जगह नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस करके एक टॉपिक है। लेकिन आप उसमें देखेंगे तो उसमें देखेंगे यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारी जो चीजें हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, है ना। लेकिन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हमारी क्लास में हमारे जो नोट्स होते हैं, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री चल रही है, उसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्लिनिकल को हम अलग पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, स्ट्रक्चरल जो बायोकेमिस्ट्री है, हम उसको अलग पढ़ रहे हैं ना। तो फिलहाल अभी स्ट्रक्चरल चल रही है, तो स्ट्रक्चरल में अपन आज का जो टॉपिक है वो न्यूक्लिक एसिड अपन आज कवर करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन नजर डालते हैं कि भाई इससे क्वेश्चन आए कितने हैं। तो 7 क्वेश्चन पेपर अपने पास हैं, आपको मालूम ही है। एक बार आप नजर डालो, स्क्रीन पे आपको दिखी रही है टेबल। आरआरबी ने इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एनसीएल ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ईएसआईसी 2016 का एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, व्यापम 2017 से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद 2017 के बाद इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब व्यापम 2021, एनएचएम 2019 और एनएचएम 2022, इसमें किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। और क्वेश्चन जो आए हैं उन पे भी अपन एक बार नजर डालें कि क्वेश्चन आते किस तरह से हैं और किस तरह से आए हैं। तो आप देखोगे अभी तक 7 क्वेश्चन पेपर हुए हैं इस टॉपिक से, सॉरी 7 क्वेश्चन पेपर अपने पास हैं। तो उसमें से इस टॉपिक से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। किसने पूछे हैं? एक ईएसआईसी ने और दूसरा एक व्यापम हमारा 2017 का था। ईएसआईसी ने क्वेश्चन क्या रखा, एक बार उस पर नजर डालो आप। ईएसआईसी ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि भाई वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो होता है वो किस मॉलिक्यूल के लिए होता है ना। 4 ऑप्शन आपके पास में थे। तो डीएनए के लिए क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। लेकिन व्यापम 2017 का आप पेपर देखें और उसका क्वेश्चन देखें तो उसके क्वेश्चन को आप देखो। उसका क्वेश्चन था कि विच थ्योरी स्टेट दैट ए सिंगल टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडन। ऐसी कौन सी थ्योरी है जो सिंगल ट्रांसफर आरएनए को ये बताती है कि भाई उसका वन कोडन, उसको कोडन को पहचानना है तो वो किस थ्योरी के थ्रू पहचानेगा। तो काफी डीप क्वेश्चन था। मतलब आप देखें इस एक टॉपिक से सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आए हैं। 2 बार क्वेश्चन में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी है। उन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया कि डीएनए का मॉडल किसने दिया। और बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, 10वीं 12वीं में भी हमने पढ़ा है भाई वाटसन और क्रिक हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया है ना। तो डीएनए का मॉडल अपन को मालूम है। लेकिन व्यापम 2000 जब 17 ने क्वेश्चन पूछा इससे, तो उसने आरएनए से बहुत ज्यादा डीप में, मतलब बोबल हाइपोथेसिस से उन्होंने क्वेश्चन रख दिया। तो इतना ज्यादा डीप में जाकर पढ़ना न्यूक्लिक एसिड के लिए अपने लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए नहीं है। 2017 के बाद अपन देखें तो 2017 के बाद से अभी तक लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो अपन ये कह सकते हैं भाई ये टॉपिक अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। टॉपिक बहुत अच्छा है, मजेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे तो आप इसको मजा आएगा, याद बढ़िया बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। लेकिन बहुत ज्यादा आप इसके डीप में मत जाना, मेरी एडवाइस है आपको। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन अपन शॉर्ट में उन चीजों को ही डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जाम में आती हैं, जो चीजें अपने लिए जरूरी हैं। मतलब जो एक बेसिक बेसिक में न्यूक्लिक एसिड का डीएनए, आरएनए, इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब कुछ चीजें अपन आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो मैंने लेंथी टॉपिक ना करके छोटा सा टॉपिक करके और उसके बाद में फिर 10 से 12 क्वेश्चन एमसीक्यू के रखे हैं। तो पहले अपन आधे घंटे में थ्योरी कवर करेंगे, आधे घंटे में थ्योरी कवर करने के बाद फिर अपन एमसीक्यू पे चलेंगे। तो 10-12 जो क्वेश्चन होंगे वो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अपने टॉपिक पे आज के। न्यूक्लिक एसिड क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड, इसके नाम पे ही जाओ आप। इसमें आपको 2 चीजें दिख रही हैं। पहली चीज दिख रही है न्यूक्लिक, मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। बिल्कुल सही, आपके दिमाग में सही आ रहा है भाई। अपन जब सेल का टॉपिक पढ़ रहे थे तो सेल के टॉपिक में अपन ने क्या देखा था? सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा? यही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है अपना, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है ना। अपन ने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था, क्रोमेटिन थ्रेड पढ़े थे, है ना। तो क्रोमेटिन थ्रेड में अपन ने क्या देखा था कि क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं वो डीएनए के बने हुए थे,
है ना। तो इसमें न्यूक्लिक जो शब्द है वो एक्चुअली वहीं से ही निकल के आया है, न्यूक्लियस से उन्होंने न्यूक्लियस कहा, और उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो न्यूक्लिक एसिड का नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड उसके ही आधार पे है कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है और एक एसिडिक प्रॉपर्टी का ये होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट हो। बाद में फिर इसकी जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में देखा गया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है ना, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका शुरू में जो नाम रखा गया था न्यूक्लिक एसिड, वो ही फिर चलता आया, है ना। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लिक और एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है, इसलिए एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी जो यूनिट होती है बिल्डिंग ब्लॉक, अगर अपन बात करें बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है भाई, अपन इससे पहले भी अपन कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में अपन ने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था, मोनोसेक्राइड बिल्डिंग ब्लॉक थी, ठीक है। मोनोसेक्राइड फिर आपस में मिल मिल के बड़े कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, है ना। इसी तरह से अपन ने प्रोटीन की जब देख रहे थे तो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक अपनी अमीनो एसिड थी। अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे से दूसरा तीसरे से जुड़कर फिर पूरी प्रोटीन की चेन बना रहा था, है ना। इसी तरह से ही सेम ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटी यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। और तो अपन ये कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। मतलब एक न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा फिर चौथे से जुड़ेगा, ठीक है। इस तरह से फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड में तीन चीजें प्रेजेंट होंगी हमारी, कौन कौन सी होंगी? पहली हमारी नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर और तीसरा है फॉस्फेट। तीन चीजें अंदर देखें आप कौन कौन सी, पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर और तीसरा है फॉस्फेट। ये तीनों चीजें जो मिलकर मिलती हैं तो फिर आपस में मिलकर वो क्या बनाती हैं? हमारी न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें आप बगल में डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम भी आप साथ में देखते हुए चलें। तो डायग्राम में आप क्या देखेंगे, एक हमारा नाइट्रोजन बेस है पहला नंबर, दूसरा हमारी शुगर है, और शुगर कौन सी होती है? पेंटोस शुगर। आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे जिसमें आपको 5 कार्बन दिखेंगे, है ना, पेंटोस शुगर। और फिर तीसरे नंबर पे हमारा फॉस्फेट। मतलब ये तीनों चीज मिलकर फिर आपस में क्या बना रही है? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड हमारी न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी यूनिट है। सारे न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे से मिलकर फिर न्यूक्लियोटाइड सारे जो होते हैं वो आपस में मिलकर फिर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है भाई। अब नाइट्रोजन बेस और शुगर, पेंटोस शुगर, इन दोनों को ही अगर अपन अलग कर दें, फॉस्फेट को अगर अपन अलग कर दें, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर में तीन चीजें दिख रही हैं। हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया। क्या देखा हमने? पहला हमने नाइट्रोजन बेस देखा, दूसरा हमने पेंटोस शुगर देखा और तीसरा हमने फॉस्फेट ग्रुप देखा, है ना। तीनों में से अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर को ले लें तो इन दोनों को मिलाकर हम उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं ना। इसके लिए फिर एक अलग से एक मेडिकल टर्म हो जाती है, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, है ना। पूरी यूनिट क्या कहलाई? न्यूक्लियोटाइड। और बीच में से अगर हमने तोड़ दी और फॉस्फेट को अगर हमने अलग निकाल दिया तो वो हो जाएगी न्यूक्लियोसाइड। दो अलग अलग वर्ड, न्यूक्लियोटाइड मतलब तीनों चीजें, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। लेकिन टाइड की जगह अगर साइड शब्द है, इसका मतलब सिर्फ दो चीजें हैं, नाइट्रोजन बेस और शुगर। इसमें फिर फॉस्फेट इंक्लूड नहीं है, ठीक है भाई। चले यहाँ पर आगे चलते हुए, बहुत अच्छा टॉपिक भाई, मजेदार टॉपिक है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है इस टॉपिक को। इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये अलग बात है। नाइट्रोजन बेस, अब अपन जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, है ना, इसमें अपना नाइट्रोजन बेस और शुगर, ये दो चीजें अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला नाइट्रोजन बेस और दूसरा है शुगर। क्यों है भाई तो इंपॉर्टेंट? क्योंकि नाइट्रोजन जो बेस होता है, नाइट्रोजन जो बेस होता है वो भी फिर दो टाइप का होगा, और वो ही डिसाइड करता है कि भाई डीएनए के अंदर कौन सा होगा और आरएनए के अंदर कौन सा होगा। देखें अपन कौन कौन सा होता है। नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो दो तरह के हैं, पहला है हमारा प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन में हमारे एडेनिन और ग्वानिन, ये हमारे प्यूरिन के अंदर इंक्लूड होंगे, जबकि पिरिमिडीन के अंदर इंक्लूड होंगे साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये तीनों जो होंगे वो हमारे पिरिमिडीन के अंदर इंक्लूड होंगे, है ना। तो दो हमारे प्यूरिन हैं और तीन हमारे पिरामिडिन हैं,
और ये पांचों जो हैं उनको अपन एक साथ नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। अब इसमें बेस का क्या मतलब है? बेस का मतलब है कि जब ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए बनाएंगे तो इसका बेस जो होगा वो यही जो अपन प्यूरिन पिरामिडन देख रहे हैं वो ही उसका बेस बनाएंगे। बेस मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी बनाने का काम जो करेंगे वो ये प्यूरिन पिरामिडन ही करेंगे। जैसे अपना शरीर है भाई, अपने शरीर का बेस क्या है? अपने शरीर का बेस है अपनी रीढ़ की हड्डी, है ना। रीढ़ की हड्डी पूरे जो शरीर है उसको संभाल के रख रही है ना। ठीक इसी तरह से ही ये जो प्यूरिन पिरामिडन है ये आपस में मिलकर डीएनए आरएनए के रीढ़ की हड्डी बनाने का काम करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी बनाती है मतलब उसका बेस है और उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको कहेंगे नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, दो तरह के होते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन भी फिर दो तरह के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को अपन ए से और ग्वानिन को अपन जी से दर्शाते हैं। पिरामिडिन में तीन है हमारे, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से और यूरेसिल को अपन यू से दर्शाते हैं। ठीक है भाई। अब अपन आगे चलें, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा टॉपिक पे। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि थाइमिन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है ना। एक तरफ है हमारा आरएनए और दूसरा है हमारा तरफ डीएनए, है ना। इसके अंदर कौन कौन से प्यूरिन पिरामिडिन प्रेजेंट है ये यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। आरएनए के अंदर साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है और यूरेसिल है। जबकि डीएनए की बात करें तो डीएनए में साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है और थाइमिन है। दोनों में कंपैरिजन करो आप, क्या देखोगे आप? दोनों में कंपैरिजन आप करोगे तो साइटोसिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। ग्वानिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एडेनिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर अंतर किसमें है? अंतर सिर्फ एक ही नाइट्रोजनस बेस में है। आरएनए अगर होगा तो उसमें यूरेसिल होगा, जबकि डीएनए होगा तो उसमें थाइमिन होगा। कहने का क्या मतलब है? प्यूरिन पिरामिडिन होते तो टोटल 5 हैं, लेकिन डीएनए हो या आरएनए हो उसके अंदर सिर्फ 4 ही प्रेजेंट होंगे। एक कोई ऐसा नाइट्रोजन बेस जो होगा वो छोड़ देगा। कौन सा छोड़ रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आरएनए छोड़ेगा थाइमिन को, डीएनए छोड़ेगा यूरेसिल को। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब आरएनए के अंदर हमारे एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन भी होगा, लेकिन थाइमिन नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर यूरेसिल होगा। ठीक है, इसी तरह से डीएनए पे चलेंगे तो डीएनए में एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा। ये तीनों जो हो वो कॉमन है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। सिर्फ जो यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट था वो यूरेसिल डीएनए में अब प्रेजेंट नहीं होगा। डीएनए में उसकी जगह जो प्रेजेंट होता है वो थाइमिन प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई। तो ये चार, कोई चार रहते हैं हमारे नाइट्रोजन बेस, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। बस डिफरेंट ये होगा, आरएनए थाइमिन को छोड़ेगा, डीएनए यूरेसिल को छोड़ेगा। चलो भाई चलते आगे अपन। तो ये अपन ने लाइन कवर की कि यूरेसिल जो होता है वो हमारे आरएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि थाइमिन जो होता है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब जो हम ऊपर अभी अपन ने प्यूरिन और पिरामिडिन देखे हैं, ये प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, आपस में मिलकर जोड़ते हैं, है ना। जब उनको रीढ़ की हड्डी बनाना है तो रीढ़ की हड्डी में भाई जैसे अपनी रीढ़ की बैकबोन है ना। तो बैकबोन में सिंगल बैकबोन, वैसे तो अपनी सिंगल ऊपर से लेकर नीचे तक एक के बाद एक जोड़ती गई है ना। लेकिन अगर अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्यूरिन है, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन, दोनों आपस में मिलते हुए जाएंगे। और फिर जिस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी है, एक के बाद जैसे बढ़ती बात है हमारे, पहले सर्वाइकल आए, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक आए, फिर लंबर आए, है ना। इसमें कैसे होगा? इसमें एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन का जोड़ा, उसके बाद फिर नीचे एक प्यूरिन एक पिरामिडिन का जोड़ा, ऐसे करके जोड़ा 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 करके उसकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी बनाते जाएंगे। ठीक है भाई। तो कहने का क्या मतलब है भाई, इनका जो बेस है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, जोड़े में प्रेजेंट होती है, सिंगल कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। जोड़े में कैसे प्रेजेंट होगी अब वो अपन को देखना है। इसमें जोड़ा जो बनता है उसमें एक तो प्यूरिन होता है और एक पिरामिडिन। एक प्यूरिन एक पिरामिडिन से जुड़ेगा और फिर उसकी बैकबोन बनाते हुए चलेगा, है ना।
तो कैसे जुड़ता है भाई? एडेनिन जो होता है वो जुड़ता है थाइमिन से। एडेनिन जुड़ेगा किससे? थाइमिन से। लेकिन किसमें? डीएनए में। ये वाली जो लाइन है इस पे आप फोकस करें तो समझ में आएगा आपको। डीएनए में जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं एटी और जीसी, जबकि आरएनए में जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं एयूजीसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डीएनए के अंदर एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन से जुड़ेगा, है ना। यूरेसिल तो प्रेजेंट हो ही नहीं, अपन ने देखा। अपन जब डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो यूरेसिल तो उसमें था ही नहीं। तो यूरेसिल को अपन छोड़ना है तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार हमारे नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। तो इनमें कैसे पेयर कैसे बनेगा भाई? एडेनिन जो होगा, ए जो होगा, ए वो टी से जुड़ेगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप और ज्यादा ध्यान पूर्वक देखो। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सको, है ना। यहाँ पर ए जो है वो टी से जुड़ेगा, ए और टी, इस तरह से ए जुड़ेगा और टी से, ठीक है। और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, मतलब जी जुड़ेगा सी से, जी जुड़ेगा सी से, इस तरह से, है ना। एडेनिन थाइमिन से और ग्वानिन साइटोसिन से, इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हुए चलते हैं, है ना। तो कभी एडेनिन एटी आ गया, कभी जीसी आ गया, फिर कभी जीसी आ गया, फिर एटी आ गया, है ना। एक दूसरे के ऊपर, है ना। इनका कोई ऐसा प्रॉपर वो नहीं है कि एटी के बाद जीसी ही आए, जीसी के बाद फिर दोबारा जीसी आ सकता है, या एटी के बाद दोबारा एटी आ सकता है ना। मतलब लेकिन ये है कि पेयर जो होंगे वो हमेशा प्यूरिन, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन, दोनों आपस में मिलकर पेयर बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो डीएनए में जो पेयर बनेगा वो एटीजीसी, जबकि आरएनए में जो पेयर बनेगा वो बनेगा एयूजीसी। एयूजीसी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ेगा, क्योंकि थाइमिन तो है ही नहीं इसमें। डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ रहा था? डीएनए में एडेनिन जुड़ रहा था थाइमिन से, लेकिन आरएनए में तो थाइमिन प्रेजेंट ही नहीं है। तो आरएनए में अब जो एडेनिन होगा वो जुड़ेगा यूरेसिल से, है ना। एक बात बड़ी चीज बहुत अच्छी है इसमें, अपन को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ग्वानिन जो होता है वो हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ेगा। जी जो होगी वो हमेशा सी से ही जुड़ेगी भाई, है ना। जी और सी हमेशा एक साथ रहेंगे। अब ए जो है वो या तो टी के साथ होगा अगर डीएनए में है, या फिर यू के साथ होगा अगर वो आरएनए में है ना। ये जो पेयर है ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट भी है। ये हमारा नाइट्रोजन बेस था। अभी अपन जब ऊपर के स्ट्रक्चर में देख रहे थे तो उसमें अपन ने तीन चीज देखी थी। पहला अपन ने क्या देखा था? नाइट्रोजन बेस, है ना। तो अभी अपन नाइट्रोजन बेस पे डिस्कस किया। अब दूसरी चीज मैंने बोला भाई, दूसरी एक और चीज इंपोर्टेंट है, शुगर। क्यों है इंपोर्टेंट? क्योंकि शुगर दोनों में ही, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही पेंटोज शुगर होगी। ये तो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पेंटोज मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 5 हो। अपन कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में पेंटोज को पढ़ चुके हैं। पेंटोस ऐसी शुगर होती है जिसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। मतलब डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में कार्बन की जो संख्या होगी वो 5 ही होगी। लेकिन आरएनए में जो पेंटोस होगा वो राइबोस होगी, है ना। राइबोस अपन ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर पेंटोस शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है राइबोस, है ना। डीएनए में ये जो शुगर होती है उसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो अब जो राइबोस होगी उसको अपन सिंगल राइबोस नहीं बोलेंगे, अब अपन उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस। मतलब आरएनए में पेंटोस शुगर होती है राइबोस, और उसी के ही नाम पर उसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से सेम डीएनए की बात करें, डीएनए में जो पेंटोस शुगर है वो है डीऑक्सी राइबोस, और उसी के नाम पे ही उसका नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो कहने का मतलब क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारे हो गए। पहला हमारा डीएनए, दूसरा आरएनए। दोनों में अगर अपन अंतर की बात करें तो उनमें दो अंतर हैं। कौन कौन से दो अंतर है भाई? पहला अंतर है उनकी पेंटोस शुगर का। पेंटोस शुगर में राइबोस जो होगी वो आरएनए में होगी, और डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है। दूसरी चीज जब नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेस आरएनए में प्रेजेंट होगा। कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस? आरएनए में होगा यूरेसिल, है ना। बाकी के सेम होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो है वो तीनों सेम में, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, है ना। अंतर इतना है कि आरएनए जब होगा तो यूरेसिल होगा, उसकी जगह पर डीएनए जब होगा तो वो थाइमिन होगा, है ना। स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।
एग्जाम में वैसे तो बहुत कम आए हैं, क्वेश्चन इससे आए नहीं है। एम्स वगैरह ने जरूर एक दो क्वेश्चन इससे पूछे हैं, लेकिन इनके चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो कम से कम जितने नोट्स में इंक्लूड है उतना तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, अपन आगे अपना डीएनए का अपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि डीएनए एक्चुअली होता कैसा है। शुरुआत में जब अपन ने प्रीवियस पेपर पे नजर मारी, तो प्रीवियस पेपर पे अपन ने नजर मारी तो क्या क्वेश्चन था उसमें कि वाटसन क्रिक ने मॉडल किसका दिया। तो भाई वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया है वो डीएनए ने दिया है ना, डीएनए का दिया है। तो अब जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो वाटसन क्रिक के दिए हुए मॉडल को ही अपन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मॉडल वाटसन और क्रिक ने क्या बताया डीएनए के बारे में, वो सब कुछ चीजें पॉइंट जो है वो अपन को पढ़ना है और याद करना है। देखे अपन भाई वाटसन और क्रिक ने क्या बोला, फिर थोड़ा सा और जूम करूं मैं इसको तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्या बताया भाई उन्होंने वाटसन क्रिक ने, वाटसन क्रिक ने कहा कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स और राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड और डबल हेलिक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो राइट की तरफ घुमावदार होगा और दो दो उसमें एक साथ दो दो वायर कहते हैं अपन, या फिर धागे कह सकते हैं, थ्रेड, थ्रेड दो दो थ्रेड एक साथ चलेंगे और वो राइट की तरफ घुमावदार है ना। जिस तरह से अपना स्प्रिंग होती है ना, चूड़ियां होती हैं नट की है ना, उसी तरह से ही स्प्रिंग घुमावदार होती है, उसी तरह से डीएनए जो होता है वो घुमावदार होता है। और साथ साथ इसमें दो धागे जो होते हैं वो एक साथ चलते हैं, ऐसा कहा वाटसन क्रिक ने। और क्या कहा भाई उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये जो दोनों धागे हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक जो धागा है वो 5 to 3 डायरेक्शन में चलेगा, जबकि जो दूसरा है वो 3 to 5 डायरेक्शन में चलेगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया भाई, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब एक जो धागा है ना, आप यहाँ पे इस स्क्रीन पर आपको 5 और 3 लिखे हुए दिख रहे हैं है ना, सेम इसी तरह से आप नीचे देखो 3 और 5 लिखे हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर अपन इस स्ट्रक्चर की बात करें, ये वाले धागे की बात करें जिसमें ऊपर 5 है और उसका नीचे 3 है ना, तो ये वाला जो धागा होगा वो तो कैसे चलेगा? 5 to 3, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। ये ये हमेशा मूव होती रहती है ना, ये जो धागा है ना वो चलता रहता है, हमेशा मूव होता रहता है। तो कैसे मूव होता है? एक धागा जो होगा वो 5 to 3 चलेगा, जबकि दूसरा जो धागा होगा वो 3 to 5 के डायरेक्शन में चलता है ना। मतलब एक जो धागा होगा वो एक धागा नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरा जो धागा होता है वो ऊपर की तरफ जाता है ना। तो ये बड़ी ही खास बात होती है डीएनए की। दो धागे हैं लेकिन दोनों जो धागे हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट चलते हैं। डीएनए जो होता है इसकी टोटल जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर की इसकी विड्थ होती है, मतलब 2 नैनोमीटर चौड़ा होता है हमारा डीएनए। और हर एक हेलिक्स की बात करें, एक हेलिक्स मतलब एक जो घुमावदार, एक बार घूमकर दोबारा उसी जगह पर आ जाएगा तो उसको अपन उसका हेलिक्स कहेंगे। और हर बार के हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड के टोटल 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं है ना। न्यूक्लियोटाइड अपन ऊपर पढ़ रहे थे है ना, न्यूक्लियोटाइड से ही बना मिलके बना है हमारा डीएनए है ना। तो न्यूक्लियोटाइड में कैसे इसके 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे हर बार के हेलिक्स में है ना। और जितने जो पेयर होते हैं ये पेयर आपस में जो होते हैं वो 0.34 की दूरी पर प्रेजेंट होते हैं है ना। मतलब एक जोड़ा जो होगा उसकी दूसरे जोड़े से जो दूरी होगी वो होगी 0.34, ठीक है। टोटल लंबाई की बात करें तो डीएनए के टोटल जो लंबाई होती है एक सेल के अंदर करीब 1 से 2 मीटर लंबा होता है। आप सोचो सेल कितना छोटा है, उसी सेल के अंदर डीएनए हमारा कितनी बड़ा मात्रा में 1 से 2 मीटर अपने सेल के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए है ना, इतना ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है ना। तो ये सब जो बातें हैं वो वाटसन क्रिक ने कही हैं। क्या क्या कही भाई, मैं शॉर्ट में एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही उन्होंने, डीएनए के बारे में सारी चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने कहा वाटसन क्रिक ने कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स और राइट हैंडेड होता है, दो दो धागे होते हैं इसमें। दोनों जो धागे होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं,
एक जो धागा होगा वो 3 से 5 चलेगा, जबकि दूसरा जो धागा होगा वो 5 से 3 चलता है। इसकी जो चौड़ाई होगी वो 2 नैनोमीटर की होगी, है ना। और जो दोनों एक हेलिक्स की बात करें, एक बार की जो घुमावदार की बात करें, तो उसमें करीब 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे, है ना। और जितने भी जो पेयर हैं उसमें हर पेयर जो होता है वो उस एक दूसरे से जो होता है वो 0.34 दूरी पर प्रेजेंट होता है। और अगर पूरी लंबाई की बात करें सेल के अंदर डीएनए कितना लंबा होता है, कभी ये कोई आपसे पूछ ले, तो 1 से 2 मीटर जो होता है वो डीएनए हमारी अपनी सेल के अंदर 102 डीएनए प्रेजेंट होता है, मीटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, ये हमारे बोल्टसन और किक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे चरगफ। चरगफ जो थे, इन्होंने, ये तो स्ट्रक्चर था बोल्टसन क्रिक का, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा भैया आपने, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो चरगफ ने कही। क्या कही चरगफ ने? चरगफ ने कहा भाई कि डीएनए में हमेशा एडेनिन और थाइमिन जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होंगे वो बराबर होंगे। मतलब एडेनिन जितना होगा उतने ही थाइमिन होंगे, अगर एडेनिन 5 है तो थाइमिन भी 5 होंगे। इसी तरह से ग्वानिन जितने होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। ग्वानिन अगर 5 है तो साइटोसिन 5, ग्वानिन अगर 10 है तो साइटोसिन भी 10, है ना। तो चरगफ ने और कुछ बातें ऐड करी है भाई। कौन कौन सी बातें ऐड करी? पहली बात उसने ऐड की, हमेशा एडेनिन थाइमिन बराबर होंगे, ग्वानिन साइटोसिन हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से अपन ये कह सकते हैं भाई प्यूरिन जो होगा वो हमेशा पिरामिडिन के बराबर होगा। मतलब एक डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन होंगे, अगर 10 प्यूरिन के मॉलिक्यूल हैं तो उतने ही पिरामिडिन भी होंगे, हमेशा उनकी संख्या जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। एक और बड़ी खास बात कही इन्होंने, ये एग्जाम के हिसाब से थोड़ी इंपोर्टेंट भी है, इसमें एडेनिन और थाइमिन होता है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब इसके बीच में दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। लेकिन साइटोसिन और ग्वानिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो इस पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना। जी और सी, इनके बाद बीच में 3-3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जबकि ए और टी इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो भाई अब ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, और 3 बॉन्ड जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, है ना। तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जो चरगफ ने डीएनए के बारे में बताई हैं, और इनको अपन उसका चरगफ रूल कहते हैं, डीएनए की कंपोजिशन का चरगफ रूल बोल कहते हैं, है ना। जितना इम्पोर्टेंट वॉटसन के मॉडल है, उतने ही इम्पोर्टेंट ये चरगफ के रूल हैं, दोनों ही अपन को मालूम होना चाहिए। डीएनए के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, इसलिए अपन ने नोट्स में बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं किया। आगे चलते अपन, आगे अपन देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है भाई? आरएनए का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले अपन जब डिस्कस कर रहे थे, आरएनए और डीएनए का डिफरेंस अपन कर रहे थे, तो आरएनए और डीएनए के डिफरेंस के टाइम पे अपन ने क्या कहा? आरएनए में जो पेंटोज शुगर होगी वो राइबोस होती है ना, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होती है ना। तो अपन आरएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आरएनए में जो शुगर होगी वो कौन सी होगी? राइबोस शुगर होगी, है ना। इसके अलावा एक और खास बात है आरएनए की, आरएनए में जो धागे होते हैं, जो थ्रेड होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मतलब आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जिस तरह से अपन ने ऊपर डीएनए देखा, डीएनए में क्या देखा? 2-2 धागे हैं, लेकिन आरएनए में 2-2 धागे नहीं होते, आरएनए में सिर्फ एक धागा होता है जो कि हेलिक्स बनाता है। ठीक है भाई, तो या हेलिक्स या फिर ये सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो आरएनए का हमेशा कैसा होगा? ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड में होता है। आरएनए जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के बारे में थोड़ा सा अपन ने अपने सेल वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था भाई अपन ने? अपन ने कहा था भाई, अपना जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन किससे बनता है? राइबोसोम से, है ना। तो वो राइबोसोम के थ्रू जब प्रोटीन बनता है तो वो अपना जो आरएनए होता है वो उसको रेगुलेट करता है कि प्रोटीन कितना बनना चाहिए, है ना। तो ये जो आरएनए है वो 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। पहला है हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। और तीनों जो होते हैं, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो,
तीनों का एक ही काम है, तीनों जो होते हैं वो आपस में मिलकर राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं, है ना। मतलब अपन ये कह सकते हैं भाई एक किचन है और एक किचन में तीन तीन भाई हैं और तीनों जो भाई हैं वो एक दूसरे के हेल्प करके खाना बनाने का काम कर रहे हैं ना। एक रेस्टोरेंट है और एक रेस्टोरेंट में तीन कुक हैं, तीन खाना बनाने वाली हैं और तीनों जो है वो एक दूसरे के हेल्प कर करके खाना बनाती है। खाना बनाती है मतलब क्या बनाती है? राइबोसोम। और राइबोसोम मतलब आगे चल के प्रोटीन। मतलब हमारा जो आरएनए होता है उसमें भले ही इसके तीनों टाइप है, कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। लेकिन ये तीनों जो आरएनए होते हैं ये तीनों आपस में हेल्प करके राइबोसोम बनाने का काम करते हैं और राइबोसोम आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे हेल्प करते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैसेंजर जो आरएनए होता है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से आरएनए में। मतलब ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लाएगा कि हमको प्रोटीन बनाना कितना है, हमको राइबोसोम बनाना कितना है। मतलब किचन की एक बाई ऐसी है जो बाहर जा जाके अपने कस्टमर से पूछ रही कि भैया आपको और रोटी चाहिए क्या? अगर रोटी चाहिए तो मैं बना के ले आती हूँ, है ना। तो मैसेंजर आरएनए जो है ना वो हमारी मैसेज पास करने वाली बाई है। किचन से आई, बाहर निकल के आई और उसने देखे कस्टमर बैठे हैं तो उसने पूछा आपको रोटी चाहिए क्या? और उसने अगर उसने बोल दिया हाँ रोटी चाहिए तो उसने अंदर गई, उसने बोला हाँ रोटी और चाहिए तो और रोटी बना दो। तो दूसरी जो बाई है फिर वो रोटी बनाने में लग जाएगी, है ना। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो सिर्फ मैसेज को कैरी करेगा, इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए नाम से समझ में आ रहा है भाई कुछ ना कुछ ये ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है ये जो होता है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। अब ये वाली जो बाई है ना भाई, ये आटे दाल इनको सप्लाई करने का काम करती है ना। देखो तीनों बाइयां आपस में हेल्प कर रही हैं। ट्रांसफर आने वाली जो बाई है वो खाने बनाने में जो चीज की जरूरत पड़ रही है उसको सप्लाई कर रही है। अगर रोटी बनना है तो रोटी बनने के लिए आटे की जरूरत है, आटे की जरूरत है तो ट्रांसफर आ रहने वाली जो बाई होगी वो क्या करेगी? आटा ले जाकर किचन में दे देगी, लो बनाओ रोटी। सब्जी बनना है तो सब्जी ला के दे देगी, काट के दे देगी, लो बनाओ सब्जी, है ना। तो भाई अब लेकिन यहाँ पे प्रोटीन बनना है और प्रोटीन बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? प्रोटीन बनने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो हमारा अमीनो एसिड है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो अमीनो एसिड को डिलीवर करने का काम करता है। तीसरा है हमारा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो बाकी फिर दूसरी चीजों में हेल्प करने का काम करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होंगे मतलब ये जो भाई है ये फिर रोटी बनाने में ही लग जाएगी ना, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी राइबोसोमल आरएनए। तो एक तरह से ये कह सकते हैं भाई मेन बाई जो है वो राइबोसोमल आरएनए है जो प्रोटीन बना रही है ना। बाकी जो दो बाई हैं वो एक तो है मैसेज लाने का काम कर रही है और एक जो है वो आटे को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तीन तरह के आरएनए प्रेजेंट हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मेरे ख्याल से आप तीनों की थ्योरी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते भाई। आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है भाई? सेंट्रल डोग्मा एक्चुअली हमारा जो डीएनए होता है इससे भी, है ना, डीएनए से भी प्रोटीन को बनाया जा सकता है या फिर प्रोटीन से डीएनए को भी बनाया जा सकता है ना। ये आपस में एक दूसरे से मतलब आरएनए से डीएनए या डीएनए से आरएनए बनाना पॉसिबल है ना। तो ये डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना या आरएनए से फिर दोबारा डीएनए बनना, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अपन एक साथ सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, है ना। अपनी बॉडी के लिए किस चीज की जरूरत है? डीएनए की जरूरत है या आरएनए की जरूरत है या प्रोटीन की जरूरत है, उसके हिसाब से अपना जो सेल है वो डिसाइड करता जाएगा, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिसाइड करता जाएगा, जो चीज की जरूरत होगी वो बनाते जाएगा, है ना। तो ये जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलकर डीएनए बनना है कि आरएनए बनना है या प्रोटीन बनना है ना, ये डिसाइड करते जाएंगे। तो कैसे बनेगा भाई उसको अपन देखते हैं, है ना। डीएनए से अगर आरएनए बनना होगा तो क्या होगा भाई? डीएनए जो होते हैं वो दो थ्रेड होते हैं, है ना, और फिर उस पर कुछ अपन ने देखा अभी पिरामिडिन अलग होते हैं, है ना। थायमिन की जगह उस पर यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर, है ना। तो डीएनए से ये कुछ चेंजेस हैं जो चेंजेस आपस में होकर डीएनए जो होता है वो आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है। जब ये कन्वर्ट होगा तो इसको अपन उसको बोलते हैं उसका ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है ये रिवर्स भी पॉसिबल है। मतलब एक डीएनए टूटकर आरएनए भी बना सकता है और आरएनए दोबारा से जुड़कर आपस में डीएनए भी बना सकता है। ठीक है, आरएनए फिर आगे चलकर
प्रोटीन का निर्माण भी कर सकता है। तो आरएनए से क्या होंगे भाई, आरएनए से फिर अपन ने देखा है ना, प्रोटीन का निर्माण होगा, राइबोसोम बनेगा और राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको अपन ट्रांसलेशन कहेंगे। ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स नहीं होती। रिवर्स मतलब एक बार आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटीन से दोबारा वही जो है प्रोटीन वो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन आरएनए से दोबारा डीएनए बनना पॉसिबल है। मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए दोनों बन सकते हैं। लेकिन आरएनए एक बार प्रोटीन बना देगा तो वो प्रोटीन बन जाता है, या तो वो कैरियर प्रोटीन होगा या फिर स्ट्रक्चर प्रोटीन होगा, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अपन एक साथ सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, है ना। इस सेंट्रल डोग्मा में क्या है भाई, अपने लिए सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन इंपोर्टेंट है। क्या है इंपोर्टेंट, सेंट्रल डोग्मा क्या है, सेंट्रल डोग्मा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस किससे, डीएनए से। डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस। तो डीएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए के बाद फिर वो ना प्रोटीन बन जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में दो प्रोसेस आ रही है, पहला हमारा ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या था भाई, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब था जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, जो अपन ने पहली स्टेज देखी है ना, मतलब पहली जो स्टेज है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी जो स्टेज है उसको अपन ट्रांसलेशन बोलेंगे, है ना। मतलब जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो वो हमारा ट्रांसलेशन कहलाएगा। ठीक है भाई। तो मैंने नोट्स में सिर्फ इतना ही इंक्लूड किया है। कम इंक्लूड करने का रीजन है कि भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। टोटल 7 क्वेश्चन की देखें अपन तो टोटल 7 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से आए हैं, और या तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं या फिर एकदम बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर अपन को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, टॉपिक कम इंपोर्टेंट है, लेकिन जितना नोट्स में मैंने इंक्लूड किया है उतना आप बिल्कुल मत छोड़ना भाई। इतने जो मैंने इंक्लूड किया है, मेन मेन चीजें इसमें इंक्लूड की है, इतना आप जरूर कवर कर ही लेना। ठीक है, तो अब मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ और आपके माइक को अलाउ कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी है तो आप पूछें, अदरवाइज फिर अपन अपने एमसीक्यू वाले पोर्शन पे चलेंगे, है ना। आज की क्लास में अपन ने दोनों ही चीजें रखी, थ्योरी भी और एमसीक्यू भी। चलो भाई, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए थे, मैं पढ़ नहीं पाया, शायद क्लास चलते टाइम आए थे। संजय का मैसेज है कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल संजय, अपने टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे अब, है ना। मेरी कोशिश ये है कि अब की बार जो संडे होगा उसमें अपन एक साथ जितने भी टॉपिक है ना, मतलब जैसे अपन 6 टॉपिक पढ़े अपन ने 2 संडे में मिलाकर, तो अपन एक साथ 6 छोटे छोटे एग्जाम, 6 छोटे छोटे मतलब 25-25 करके 6 क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को दे दूँ। इस तरह से मेरी प्लानिंग है ना। देखते हैं अपन, मेरी भी कोशिश यही है कि टॉपिक वाइज कंटिन्यू रखूं। पूजा मालवीय का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, पीएचडी फिर अलग पूजा चीज है, पीएचडी में फिर बहुत ज्यादा डीप में आता है, लैब टेक्नीशियन को बहुत ज्यादा थ्योरी आती नहीं है, इसलिए अपन ने इंक्लूड नहीं किए। सबसे छोटी इकाई है, सिद्दीक ने बोला, बहुत बढ़िया। क्या है सबसे छोटी इकाई, न्यूक्लियोटाइड। मोना पाठक ने कहा कि थाइमिन की जगह यूरिसिल, बहुत बढ़िया मोना। पूजा ने आगे पीछे साथ चलेगा, बिल्कुल। चलो आशीष भैया यही काम कर रहे थे, डीएनए से आरएनए, ओके बहुत बढ़िया आशीष। देखो, सर जो सेंट्रल डोग्मा आपने बताया है ना, उसका फर्स्ट पॉइंट जो है हाँ हाँ, उसमें आरएनए की जगह प्रोटीन आएगा क्या, शायद प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए। आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए लिखा, उसमें प्रोटीन आएगा क्या सर ये? हाँ पहले देखो, पहले आरएनए बनेगा और आरएनए के बाद फिर आगे चल के प्रोटीन बन जाता है, लेकिन इसमें डीएनए से आरएनए तक की ही प्रोसेस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी, है ना। मोना थोड़ा सा कंफ्यूजन मोना को। देखो इसमें सेंट्रल डोग्मा अपना पूरा का पूरा है, इसमें से आधा पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, आधा पार्ट अपना ट्रांसलेशन है ना। नीचे की लाइन बिल्कुल सही है ना। यहाँ से यहाँ इसको आप बीच में से तोड़ दो,
तो इधर वाला जो पोर्शन है वो अपना ट्रांसक्रिप्शन है, इधर वाला जो पोर्शन है वो अपना ट्रांसलेशन है ना। तो पहली वाली लाइन कह रही है ट्रांसक्रिप्शन क्या है भाई, आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से, है ना। डीएनए से आरएनए का बनना हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। पूरा अगर प्रोटीन बोल देंगे फिर तो वो सेंट्रल डोग्मा कहला जाएगा, है ना। सेंट्रल डोग्मा की दो स्टेज हो गई, पहली स्टेज ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी ट्रांसलेशन। तो अभी जब तक आरएनए बन रहा है तब तक अपना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनने के बाद फिर प्रोटीन बनेगा तो उसको अपन ट्रांसलेशन। अगर अपन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को अपन जोड़ दें तो दोनों जोड़ने के बाद जो बराबर आएगा वो हो जाएगा अपना सेंट्रल डोग्मा, है ना। मतलब कह सकते हैं सेंट्रल डोग्मा बराबर ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन। आया समझ में? ओके सर, ओके। थैंक यू गौरव। गौरव ने कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। स्टार्टिंग में शुगर का एक और बता दूं, ओके ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप संजय नहीं है इंपोर्टेंट इसमें। चलो ऊपर से न्यूक्लियोटाइड से थोड़े एक दो आपको डाउट हैं उसको अपन कवर कर लेते हैं। सर, मेरा एक थोड़ा सा ये था कि हाँ जैसे राहुल। हमने अभी सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, तो उसी के साथ में अगर पीसीआर वाला पोर्शन भी हम पढ़े तो और अच्छे से वो चीज अच्छे से और समझ में आ जाए। राहुल होने को तो बहुत सारी चीजें हैं डीप में, मैंने पहले ही बोला ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है जितना मैंने किया, लेकिन पेपर में आते नहीं है क्वेश्चन, अपन जबरदस्ती। एक तो जब अपन इसके डीप में जाते हैं ना, डीप में कोडोन वाली चीजें आ जाती है इसमें, है ना। तो कोडोन को जब पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा टफ पोर्शन हो जाता है अपने लिए। अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहे होते तो अपन जरूर इसके डीप में पढ़ते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आते। और फिर दूसरा चीज, इसका जो डीप पोर्शन है वो बहुत ज्यादा टफ है, कोडोन वगैरह। और आप पीसीआर वगैरह की बात कर रहे हैं, है ना। पीसीआर को हालांकि अपन माइक्रोबायोलॉजी में जब अपन पढ़ेंगे तो पीसीआर को अपन डिस्कस करेंगे, है ना। इम्यूनोलॉजी में जब अपन ये टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल पीसीआर पोर्शन आप छोड़कर रखो, बाकी न्यूक्लिक एसिड में मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है ना। ओके सर। रिसर्चर का काम हो जाएगा, ओके रिसर्चर वाला काम हो जाएगा। चलो तो एक दो मैसेज है कि भाई फॉस्फेट के बारे में बताइए। तो यहाँ पर तो देखो बहुत ज्यादा मैंने कहा कि स्ट्रक्चर के आप बहुत ज्यादा मत जाना कि इसमें पेंटोस शुगर अपन ने डिस्कस कर ली कि इसमें 5 कार्बन है ना। नाइट्रोजन बेस के बारे में अपन ने 2 डिस्कस कर लिया कि इसमें प्यूरिन है पिरामिडन है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या है भाई, एक फॉस्फोरस है उससे 4 ऑक्सीजन जुड़ी है और एक हाइड्रोजन जुड़ी है ना। ये जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन फॉस्फेट ग्रुप अपने लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अपन डीप में जाकर और ज्यादा पढ़े ना। अपने लिए बस इतना है कि भाई इसमें कितने ऑक्सीजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 1 और एक PO4H, ये जो है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। बाकी अपन इसके ज्यादा डीप में मत जाओ आप। पेंटोस शुगर में 5 कार्बन है और बाकी फिर क्या होंगी, जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ी थी C5 होगा तो H होंगे 10 और O कितने होंगे फिर से 5, ये अपना मोनोसेकेराइड हो गया, है ना। फिर नाइट्रोजन बेस में तो अपन ने पढ़ा ही है प्यूरिन पिरामिडन। और एक दो लोगों के और मैसेज क्या थे, चलो मेरे ख्याल से मैंने जो आप लोगों के मैसेज किए थे उनके मैंने कर दिए हैं। तो अपन एक बार थोड़ा और MCQ वाले पोर्शन पे चलते हैं, तो वहां पे भी अपन को काफी कुछ चीजें हैं जो अपनी डिस्कस होंगी, है ना। तो जो कुछ डाउट है वो कुछ अपने MCQ वाले पोर्शन पे भी अपने कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अपन MCQ के पोर्शन पे आ गए भाई अपन, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, 10-12 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, अपने पास टाइम भी है, आधे घंटे का टाइम है ना। आधे घंटे में 10-15 क्वेश्चन करके अपन इस टॉपिक को कवर करते हैं। चलो तो मैं आता हूं अपने क्वेश्चन के पोर्शन पर। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द शुगर हैव ग्रेट रोल इन न्यूक्लियोटाइड। इनमें से कौन सी, ना 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, सुक्रोज, पेंटोज, ग्लूकोज, डेक्सोज।
इनमें से कौन सी शुगर जो होती है वो हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होती है ना। थ्योरी अपन कितना ही पढ़ लो, जब तक अपन एमसीक्यू डिस्कस नहीं करते कुछ चीजें जो है वो अपने दिमाग में नहीं बैठती है ना। कौन सी शुगर अपने सुक्रोज है, पेंटोज है, ग्लूकोज है, डेक्सट्रोज है, इनमें से कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है अपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। बढ़िया भाई, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अच्छी है, 44 है, बहुत बढ़िया भाई। चलते आप लोगों के आंसर पर। बहुत बढ़िया, देखो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। सिद्दीक का दूसरा, अशोक का दूसरा, मुकाम का दूसरा, आशीष का दूसरा, राहुल का दूसरा, चंदन का, संजय का, युवराज का, मोना साहू का, श्वेता पाटीदार का, प्रिया का, रेखा विश्वकर्मा, देव का, राजुल कौशिक का, मोना पाठक, ज्योति प्रसाद, सुंदर वर्मा, मुकेश रावत, भगवती पटेल, ज्योति, जितेंद्र करार, पूजा मालवीय, अनुराधा कुदारे, अवधेश प्रजापति, अजीत पटेल, दिनेश अखाड़िया, इन सभी का जो आंसर है वो 2 नंबर। सबने एक साथ कहा कि सर 2 नंबर आंसर होगा। मेरे ख्याल से सबके एक जैसे है तो सही होना चाहिए। देखते हैं एक बार अपन भाई। बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था। पेंटोस शुगर ये अपन ने डिस्कस किया भी है। हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें पेंटोस शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैसेज के थ्रू ही आपको बताना है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। द बिट ऑफ डबल हेलिक्स अराउंड, डबल हेलिक्स की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में चले आप। ऑप्शन में पहला लिखा है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा लिखा है 2 नैनोमीटर, तीसरा लिखा है 3.4 नैनोमीटर, और चौथा लिखा है बोथ ए एंड बी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 में से बताना है कि भाई डबल हेलिक्स की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है। क्या कंफ्यूजन होती है वो अपन डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा, है ना। जानबूझ के डाला है ये क्वेश्चन मैंने। बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब क्लास आज इंटरेस्ट के साथ पढ़ी है आप लोगों ने। आज बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मुकाम का दूसरा है, मोना साहू का पहला, आशीष का चौथा है, सिद्दीक मंसूरी का दूसरा, महेंद्र का दूसरा, राजुल कौशिक का तीसरा है, अशोक यादव का दूसरा, संजय का दूसरा, युवराज का दूसरा, रेखा का दूसरा, श्वेता का तीसरा, देव का दूसरा है, सौरभ का दूसरा, नवीन का दूसरा, दिनेश अखाड़िया का दूसरा है, मोना पाठक का दूसरा, अजीत का दूसरा, प्रिया का दूसरा, राहुल यादव का दूसरा, जसपाल सिंह का तीसरा है, अनुराधा का दूसरा, जितेंद्र का दूसरा, मुकाम का दूसरा, सुंदर का दूसरा, मोना पाठक का चौथा है, जसपाल सिंह का तीसरा है, पूजा मालवीय का तीसरा है, भगवती पटेल का तीसरा, ज्योति प्रसाद का पहला, अवधेश प्रजापति दूसरा, जसपाल सिंह का तीसरा। वेरी गुड, आशीष ने बहुत अच्छी बात लिखी है। चंदन का दूसरा है ना, आशीष ने जो लिखी है ना वही एक्चुअली कंफ्यूजन है। चलो कोई बात नहीं, आंसर देखते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। भाई अलग अलग आंसर आए, मोना पाठक का बाद में चौथा आ गया। बिल्कुल सही भाई, चौथे आंसर वाले जो था आंसर वो ही बिल्कुल सही है। क्यों वो सही है भाई? एक्चुअली पहला जो ऑप्शन में लिखा था 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बराबर होता है हमारे 2 नैनोमीटर के, मतलब है ना। जब अपन ने नोट्स पढ़ रहे थे, थ्योरी अपन पढ़ रहे थे, थ्योरी के टाइम पे अपन ने क्या देखा, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए की जो मोटाई होती है, जो चौड़ाई होती है, वो होती है 2 नैनोमीटर की। लेकिन 2 नैनोमीटर की एक और दूसरी यूनिट है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 आर्मस्ट्रॉन्ग ये कह दें या फिर 2 नैनोमीटर कह दें, दोनों जो है वो डीएनए की चौड़ाई है ना। तो चौथा वाला जो आंसर है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। Which of the following mineral is required for synthesis of DNA and RNA? इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखें आप, पहले लिखा है फॉस्फोरस, दूसरा लिखा है सोडियम, तीसरा लिखा है कैल्शियम, चौथा लिखा है पोटेशियम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से बताना है कि डीएनए और आरएनए दोनों के लिए कौन से मिनरल्स के सिंथेसिस की जरूरत होती है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है भाई, मेरे हिसाब से कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। ज्यादा टफ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अपन ने, और जरूरत है भी नहीं आपको पढ़ने की। बढ़िया, तो चलते हैं आंसर पर। चंदन का पहला है, मोना साहू का पहला, राहुल का पहला, संजय का पहला, मुकाम का पहला, देव का पहला, युवराज का पहला, ज्योति प्रसाद का पहला है, मुकेश रावत का पहला, रेखा का पहला, पूजा मालवीय का पहला, श्वेता का पहला, दिनेश का पहला, आशीष कुमार का पहला है, मोना पाठक का पहला, अशोक कुमार का पहला, राजुल कौशिक का पहला है, सुंदर वर्मा का पहला, सिद्दीक का, अनुराधा का, जितेंद्र किरार का, भगवती पटेल का, आशीष अवधेश प्रजापति, प्रिया, इन सभी का पहला। सब लोगों ने एक साथ कहा कि सर पहला आंसर होगा, किसी का भी डिफरेंट आंसर नहीं आया। बहुत बढ़िया, देखते हैं अपन आंसर भाई। आप लोग कह रहे हैं पहला आंसर होगा सर, तो होना चाहिए भाई, इतने लोग बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फॉस्फोरस पढ़ा है भाई अपन ने,
फॉस्फेट ग्रुप पढ़ा, फॉस्फेट ग्रुप पढ़ा मतलब उसमें फॉस्फोरस है ना। फॉस्फेट ग्रुप में एक्चुअली और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी ऐड होती है ना। तो ये भावना जी का बाद में आंसर आया, वो भी फॉस्फोरस है। डीएनए और आरएनए के अंदर फॉस्फोरस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि फॉस्फोरस क्या होगा आगे चल के फॉस्फेट ग्रुप बने लेगा। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों के जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हाउ मेनी टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये हमको बताना है। ऑप्शन में 2 3 4 5 इस तरह से आपके पास आंसर है। आरएनए कितने टाइप के हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में भले ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन चांसेस हमेशा रहते हैं इसको टॉपिक के, टॉपिक बहुत अच्छा माना जाता है ये। हाँ, खास तौर पर एम्स वगैरह के जो एग्जाम है उनमें इससे क्वेश्चन आए हैं। बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप। मोना साहू का दूसरा है, आशीष का दूसरा, युवराज का दूसरा, चंदन का दूसरा है, श्वेता का दूसरा, राहुल का दूसरा, संजय का दूसरा, सौरभ का दूसरा, देव का दूसरा, मुकेश का दूसरा, संजय का दूसरा, जसपाल का, सिद्दीक का, मोना पाठक का, मुकाम का, दिनेश का, ज्योति प्रसाद का, रेखा का, भगवती पटेल का, पूजा मालवीय, सुंदर वर्मा, जितेंद्र किरार, अनुराधा, अवधेश प्रजापति, भावना, प्रिया, इन सभी का आंसर दूसरा। सब लोगों ने एक साथ कहा दो दो, मतलब आरएनए जो होंगे वो 3 टाइप के। मोना पाठक का भी बाद में आया, बहुत बढ़िया। एमटीआर, मोना पाठक ने लिखा है एमटीआर, बहुत बढ़िया। देखो एमटीआर ट्रिक, आरएनए जो होंगे वो 3 टाइप के प्रेजेंट होंगे। 3 टाइप के मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मोना पाठक ने ट्रिक भी लिख दी है एमटीआर, बहुत बढ़िया मोना। चलो, तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए डज नॉट कंटेन, डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता, ये क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप में इस वाले टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूज करता है। एडेनिन नहीं होता, ग्वानिन नहीं होता, यूरेसिल नहीं होता या साइटोसिन नहीं होता। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से बताना है कि कौन सी चीज जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डाउट होता है इसमें, डाउट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार, बढ़िया। चलो तो मैं देख लेता हूँ भाई किस किस के आंसर आ गए। मोना साहू का तीसरा है, युवराज का तीसरा है, आशीष का तीसरा, चंदन का, राहुल का, संजय का, सौरभ का, ज्योति प्रसाद का, देव का, सिद्दीक मंसूरी, राजुल, सुंदर वर्मा, सिद्दीक मंसूरी का, मुकाम रावत, जसपाल सिंह, भावना, जितेंद्र किरार, अनुराधा, मुकेश रावत, श्वेता पाटीदार, नवीन, अशोक यादव, रेखा विश्वकर्मा, भगवती पटेल, पूजा मालवीय, मुकेश रावत, मोना पाठक, अवधेश प्रजापति, प्रिया और दिनेश अखाड़िया। इन सभी का आंसर है 3 नंबर सी। सभी लोगों ने कहा, सबने कहा सर यूरिसिल होगा। देखें अपन होगा कि नहीं होगा भाई, होगा, बिल्कुल सही। 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही का आंसर है भाई। डीएनए में यूरिसिल नहीं होता, आरएनए में यूरिसिल प्रेजेंट होता है। और डीएनए में क्या होगा यूरिसिल की जगह, डीएनए में यूरिसिल की जगह होगा थाइमिन। ठीक है, डीएनए में जो पेयर बनते हैं वो एटी और जीसी बनते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एयू और जीसी बनते हैं। एयू मतलब यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होगा हमेशा थाइमिन। और आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया, मुझे लग रहा था कि आप कंफ्यूज होंगे, नहीं हुए भाई। ये जो डायग्राम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप देखो यहाँ पर डीएनए है और डीएनए में ये जो थाइमिन दिख रहा है वो सिर्फ डीएनए में ही प्रेजेंट है। जब अपन आरएनए देखेंगे तो आरएनए में जो यूरेसिल है वो सिर्फ यूरिसिल जो है वो आरएनए में ही प्रेजेंट होता है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। न्यूक्लियोसाइड कंटेंट, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है ये आपको बताना है। बेस सुगर, यहाँ पे बेस का मतलब है नाइट्रोजन बेस, दूसरा लिखा है बेस फॉस्फेट, तीसरा लिखा है बेस सुगर फॉस्फेट, तीसरा लिखा है सुगर और फॉस्फेट। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताना है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। चलो आप लोगों के आंसर पर चलता हूं मैं, आप लोग क्या दे रहे हैं उसके बाद बात करेंगे। बहुत बढ़िया, चंदन का दूसरा है, देव का दूसरा, मोना साहू का लेकिन पहला है, संजय का दूसरा, सिद्दीक का तीसरा, युवराज का पहला, राजुल कौशिक का पहला है, मोना पाठक का पहला, श्वेता पाटीदार का पहला, ज्योति प्रसाद का तीसरा है, अशोक यादव का पहला, अनुराधा का तीसरा है, प्रिया का तीसरा, रिंकेश का दूसरा है, मुकाम रावत का तीसरा है, अवधेश प्रजापति का दूसरा है, राहुल यादव का पहला है। बिल्कुल डिफरेंट आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। रेखा विश्वकर्मा का पहला है, भगवती पटेल का तीसरा है। पहला आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया, दूसरा भी दिया, कुछ लोगों ने तीसरा भी दिया।
जितेंद्र किरार का दूसरा आंसर आया है। चलो भाई, तो एक बार अपन देख लेते हैं आंसर, फिर बात करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट आंसर आप लोगों के हैं, लेकिन पहला जो आंसर है वो एकदम सही है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में अपन दो चीजें ही इंक्लूड करते हैं, पहला नाइट्रोजन बेस और दूसरा होती है अपनी पेंटोस शुगर। ये दोनों चीजों को अपन इंक्लूड करके न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, है ना। इसमें से अपन, अगर इसमें अपन फॉस्फेट को और जोड़ दें, जैसे तीसरे नंबर पे ऑप्शन पे लिखा है नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, तो ये तीनों जो होंगी वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगी, है ना, टाइड। और अगर साइड की बात करेंगे तो सिर्फ बेस और शुगर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने सही दिया था। बहुत सारे लोग कुछ कंफ्यूज भी होते हैं, कुछ लोगों ने दूसरा तीसरा भी दिया था। भाई दूसरा तीसरा नहीं है, फॉस्फेट कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा अपने न्यूक्लियोसाइड में, साइड में फॉस्फेट नहीं होगा। तो तीनों में फॉस्फेट था, बी और सी और डी, है ना। एक चीज याद रख लो आप तो बस, कि फॉस्फेट नहीं होगा न्यूक्लियोसाइड के अंदर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए। आरएनए के अंदर प्यूरिन का बेस जो होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन और यूरेसिल, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार में से बताना है कि प्यूरिन कौन सी है आरएनए के अंदर। बढ़िया भाई बढ़िया। मोना साहू का चौथा है, आशीष कुमार का चौथा, श्वेता पाटीदार का चौथा है, संजय का चौथा, देव का चौथा, मोना पाठक का चौथा, जितेंद्र किरार का चौथा है, राजुल कौशिक का चौथा, भगवती पटेल का चौथा है, युवराज का चौथा, राजुल कौशिक का राहुल यादव का चौथा है, दिनेश अखाड़िया का चौथा है, ज्योति प्रसाद का चौथा, अशोक यादव का चौथा, अवधेश प्रजापति का चौथा, सुंदर वर्मा चौथा है, प्रिया का चौथा, अनुराधा का चौथा, मुकेश रावत का चौथा, भावना का भी चौथा, है ना। सब लोगों ने बिल्कुल एक जैसे ही आंसर दिए, सब लोगों ने कहा कि सर चौथा होगा। मुकाम रावत का भी बोल रहे हैं कि सर चौथा ही होगा। देखें भाई एक बार अपन आंसर, क्या चौथा सही है? नहीं है भाई चौथा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आरएनए में यूरेसिल होता है। क्यों कंफ्यूज हो गया, अपन बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। सौरभ का भी तीसरा, सौरभ ने बाद में तीसरा आंसर दिया। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक चीज बोली, आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई यूरेसिल जो है ना वो एक्चुअली पिरामिडिन है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्यूरिन कौन है, पिरामिडिन कौन है। प्यूरिन के अंदर देखिए आप, प्यूरिन में हमारे कौन कौन से एडेनिन है और ग्वानिन है, और एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन हो गए, है ना। तो आरएनए के अंदर इनमें से बताओ कौन सा प्यूरिन प्रेजेंट होगा। भाई चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, प्यूरिन जो होंगे वो हमेशा सेम ही होंगे। ये तो आपको जबरदस्ती कंफ्यूज किया है क्वेश्चन ने। एडिनिन और ग्वानिन ये आरएनए में भी होंगे और डीएनए में भी होंगे। तो क्वेश्चन अगर इससे डीएनए से आता कि डीएनए में इनमें से कौन सा प्यूरिन होता है, तब भी यही होता आंसर, उसमें भी ग्वानिन होता है। क्योंकि एटीजीसी और एयूजीसी, तो जी और ए दोनों जो है वो आरएनए में प्रेजेंट है और एएनए में प्रेजेंट है। प्यूरिन जो है, ये वाला प्यूरिन, कौन सा प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये आरएनए और डीएनए दोनों में कॉमन है भाई। सिर्फ अंतर किसमें है, थाइमिन और यूरेसिल में। अगर ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता कि पिरामिडिन आरएनए में कौन सा प्रेजेंट होता है, तब चौथा आंसर होता। इसमें आपको कंफ्यूजन आ गई। यहाँ पे पिरामिडिन नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, प्यूरिन का। और प्यूरिन में हमारे सिर्फ दो हैं, एक एडेनिन है और दूसरा ग्वानिन है। इसका मतलब दोनों में से ही बताना था आपको। एडेनिन ऑप्शन में था नहीं, तो एडेनिन नहीं था तो हमारा क्या जाएगा आंसर, ग्वानिन। ठीक है। यूरेसिल में आप कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा भाई यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, लेकिन यूरेसिल प्यूरिन है ही नहीं, वो तो पिरामिड है ना भाई। ये भी अपन को ध्यान रखना है ना भाई। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको क्वेश्चन को। जितने भी स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में पहला लिखा है शुगर और फॉस्फेट जुड़ते हैं, दूसरा लिखा है बेस और शुगर जुड़ते हैं, तीसरा लिखा है बेस और फॉस्फेट जुड़ते हैं, चौथा लिखा है बेस भी जुड़ती है, शुगर भी जुड़ती है, फॉस्फेट भी जुड़ते हैं। तो ये चार ऑप्शन हैं, चार में से बताना है कि जब न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना, न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी। बढ़िया भाई, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। देखते हैं आप लोगों का आंसर पे चलता हूं मैं। बढ़िया, सौरभ का पुराना था, ओके सौरभ का छोड़ देते हैं। मोना साहू का चौथा, आशीष का चौथा, युवराज गुर्जर का चौथा है, अशोक यादव, चंदन, राजुल कौशिक, मुकाम, राहुल यादव, रेखा विश्वकर्मा, संजय, मोना पाठक, देव,
जसपाल सिंह, ज्योति प्रसाद, सुंदर वर्मा, मुकेश रावत, महेंद्र सिंह, भावना, पूजा मालवीय, अनुराधा, जितेंद्र करार, भगवती पटेल, अवधेश प्रजापति और प्रिया, इन सभी के एक जैसे आंसर हैं। सबने कहा चौथा आंसर, सबने कहा सर बेस भी होगी, शुगर भी होगी और फॉस्फेट भी होगी, आप ऐसा बोल रहे हैं। सौरभ ने भी कहा चौथा आंसर। देखें अपन क्या सही बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर है। न्यूक्लियोटाइड है ना, टाइड अगर शब्द है तो टाइड में तीन चीजें होंगी। कौन कौन सी तीन चीजें? नाइट्रोजन बेस भी होगा उसके अंदर, शुगर भी होगी और फॉस्फेट भी होगी। अगर न्यूक्लियोसाइड पूछा होता तो न्यूक्लियोसाइड में हमारा फॉस्फेट नहीं होता, सिर्फ नाइट्रोजन बेस होता और शुगर होती, दो चीज होती। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है। तो डायरेक्ट वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। न्यूक्लिक एसिड का एकदम बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है ये आपको बताना है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सबसे छोटी यूनिट। न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, अमीनो एसिड होता है या फिर पेंटोस शुगर होता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। आंसर में संजय का पहला है, मोना साहू का पहला, मुकाम का पहला, चंदन का पहला, प्रिया का, देव का, राहुल यादव का, मोना पाठक का, ज्योति प्रसाद का, आशीष कुमार का, अशोक यादव का, जितेंद्र किरार का, सुंदर का, भावना का, जितेंद्र किरार का, युवराज गुर्जर, सौरभ, जितेंद्र किरार में बाद सिद्दीक मंसूरी, भगवती पटेल, अवधेश प्रजापति, और इन सभी का पहला था, लेकिन महेंद्र सिंह का भाई तीसरा आंसर आ गया है, मुकेश रावत का पहला है ना। तो बस एक दो लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट आंसर दे दिए, 3 नंबर कहा उन्होंने अमीनो एसिड, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पहला आंसर कहा। एक बार आंसर चेक करें अपन, फिर बात करेंगे अपन। पहला आंसर बिल्कुल सही है भाई। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी यूनिट की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड होगी, है ना। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड। एक दो लोग जो कंफ्यूज हुए थे जिन्होंने अमीनो एसिड का आंसर दे दिया, अमीनो एसिड भाई न्यूक्लिक एसिड की छोटी यूनिट नहीं है। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की यूनिट है। प्रोटीन जब बनेगा तो अमीनो एसिड से मिलकर बनेगा। तो अगर क्वेश्चन प्रोटीन से होता कि प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक कौन सी है, तो हमारा अमीनो एसिड सही आंसर हो सकता था, लेकिन न्यूक्लिक एसिड पूछा है तो न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी जो यूनिट होगी वो न्यूक्लियोटाइड होगी, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन और थाइमिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इस टॉपिक में ये कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपोर्टेंट हैं, है ना। मैं बाद में डिस्कस करूंगा कौन कौन से पॉइंट हैं। अभी फिलहाल ये बताओ कि एडेनिन और थाइमिन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने होते हैं? 1 2 3 4। एक बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं या 4 बॉन्ड होते हैं? इन चारों में से आपको आंसर देना है। चलो भाई चलते हैं आप लोगों के आंसर पर कि आप क्या दे रहे हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। चंदन का दूसरा है, मोना साहू का दूसरा, सिद्दीक का दूसरा, देव का दूसरा, ज्योति प्रसाद का, युवराज का, अशोक यादव का, रेखा विश्वकर्मा का, मुकाम रावत, मुकेश रावत, संजय, आशीष कुमार, महेंद्र सिंह, अनुराधा, राहुल यादव, भगवती पटेल, प्रिया, सुंदर वर्मा, अवधेश प्रजापति, दिनेश अखाड़िया, इन सभी का दूसरा आंसर है। सबने कहा सर 2 नंबर होगा, 2 ही उसमें बॉन्ड होंगे, 80 के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, ऐसा आप लोग। सौरभ का भी दूसरा है। बढ़िया भाई, सबके एक जैसे आंसर हैं, देखें अपन एक बार चेक करें। बहुत बढ़िया, मतलब देखो मैंने थ्योरी को जस्ट पढ़ाने के बाद ये एमसीक्यू रख दिए, फिर भी आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मतलब मैंने आपको नोट्स भेजे भी नहीं है, आपने पढ़े भी नहीं ज्यादा। इसका मतलब ये है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग है और आपने समझते हुए चीजें पढ़ी हैं। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, एडेनिन और थाइमिन, है ना। ये दोनों जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो इनके इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा उसमें 2 बॉन्ड होंगे, है ना। जबकि जीसी कौन सा? गुआनिन और साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन जब भी जुड़ेंगे तो उनमें 3-3 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों के सही हैं। तो डायरेक्ट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए। इस तरह के क्वेश्चन अपन को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, अपन इरिटेट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि जिनमें ऑप्शन जो होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी लाइन गलत है? इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू मतलब इनमें से कौन सी गलत है? 3 सही है, 1 गलत है। तो मैं लाइन पढ़ देता हूं एक बार। लाइन देखो आप, पहली लिखिए, डज नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड,
पहली लाइन कह रही है कि इसमें डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, दूसरी कह रही डज नॉट ओबे चरगफ रूल, ये जो होता है वो चरगफ रूल को ओबे नहीं करता। तीसरा कहता है थायमिन इज प्रेजेंट इन पिरामिडिन, थायमिन जो होती है वो पिरामिडिन में प्रेजेंट होती है। तीसरा कह रहा, और चौथा कह रहा है कि शुगर कंटेन इन आरएनए इज राइबोस, आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो राइबोस होती है। तो ये 4 लाइन है, 4 में से बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन सही नहीं है, गलत है, इसमें से कौन सी लाइन। बढ़िया भाई बढ़िया, चलते हैं आप लोगों के आंसर पर। आंसर में रेखा का दूसरा है, आशीष कुमार का दूसरा, तीसरा मोना साहू का दूसरा, मुकाम का दूसरा, सॉरी मुकाम का तीसरा है, अशोक यादव का दूसरा, ज्योति प्रसाद का दूसरा, प्रिया का दूसरा, सुंदर का लेकिन तीसरा है, मोना पाठक का तीसरा, चंदन का दूसरा, निमिषा का तीसरा है, अनुराधा का तीसरा, मोना साहू ने बाद में तीसरा दिया, राहुल यादव का तीसरा, भगवती का तीसरा, मुकेश रावत का तीसरा है, देव का तीसरा, युवराज का तीसरा, मयंक का तीसरा, अवधेश का तीसरा, पूजा मालवीय का भी तीसरा। इसमें आप लोग 2 ग्रुप बना रहे हैं, आधे लोगों ने 2 नंबर कहा, आधे लोगों ने 3 नंबर कहा, लेकिन 3 नंबर वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। भावना का आंसर भी बाद में 3 ही आया, पूजा मालवीय का भी 3 आया, सौरभ का भी 3 आया। देखो 3 नंबर वाले बहुत लोग हैं, 3 नंबर वाले क्या कह रहे हैं, 3 नंबर वाले कह रहे हैं कि सर थायमिन इज प्रेजेंट इन पिरामिडिन, ये लाइन गलत है, ये आरएनए में थायमिन ऐसा चीज नहीं होगी। तो एक बार अपन आंसर देखें कि भाई थायमिन क्या ये सही है, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। देखो मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई हैं। थायमिन जो होगी वो एक्चुअली आरएनए में प्रेजेंट नहीं होती, और क्वेश्चन में बाकी के जो थे है ना, इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, बिल्कुल सही है भाई, आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, चरगोफ रूल को भी फॉलो नहीं करता आरएनए, वो तो डीएनए करता है ना। शुगर जो होती है आरएनए में वो राइबोज होती है, ये लाइन बिल्कुल सही है। गलत लाइन हमारी यही थी थायमिन की। क्यों गलत थी भाई, क्योंकि आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है पिरामिडिन में, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों ने सही दिया। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर अपन आज की क्लास को ओवर करेंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कैरिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कह रही भाई लाइन, लाइन कह रही है कि इनमें से कौन सी चीज है जो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करती है ताकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके, है ना। हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे सेल का ब्रेन है, ये हमारे दिमाग है, और ये दिमाग क्या करता है, अपने इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहां भेजता रहता है ना। तो उसमें से एक तरह का आरएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कैरी करता है, डीएनए से वो प्रोटीन को सिंथेसिस करते टाइम जेनेटिक ट्रांसफर कर देता है। तो कौन सा है भाई ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन को आप देखें। 4 में पहले लिखा है एन आरएनए, दूसरा लिखा है टी आरएनए, तीसरा लिखा है आर आरएनए, और चौथा लिखा है एम आरएनए। ये 4 ऑप्शन, 4 में से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। चलो अपन चलते हैं भाई आरएनए में। आंसर में संजय का चौथा है, चंदन का चौथा, मुकाम का चौथा, अशोक यादव का चौथा, ज्योति प्रसाद का, राहुल यादव का, दिनेश का, मोना साहू का, सुंदर का, मुकेश रावत, युवराज गुर्जर, आशीष कुमार, अनुराधा, रेखा विश्वकर्मा, प्रिया, राजुल कौशिक, भावना, पूजा मालवीय, जितेंद्र करार, इनका भी चौथा है, अवधेश प्रजापति का, जसपाल सिंह देव, इनका भी चौथा। बहुत बढ़िया भाई, सब लोगों ने बिल्कुल एक जैसा आंसर दिया, सब लोगों ने कहा भाई एम आर एन ए होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए। एम का मतलब होता है मैसेज, मैसेज देने का काम करता है ना। हमारी यही एक भाई है जो मैसेज देने का काम कर रही है, जो बाहर से ले लेके रोटी वाली भाई, जी चैन, बहुत बढ़िया, रोटी वाली भाई है जो बाहर बाहर जाके पूछ रही है कि भाई रोटी लाऊं पर नहीं लाऊं, है ना। कौन है भाई, मैसेंजर आ रहे, ट्रांसफर आ रहे वाली भाई कौन सी थी, जो आटा ले लेके दे रही थी अंदर कि लो रोटी बना लो, सब्जी ले जाके दे रही थी कि लो सब्जी बना लो, है ना। जबकि जो मेन प्रोटीन बना रही थी, मेन जो रोटी बना रही थी वो कौन थी, राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए, है ना। एन आरएनए तो होता ही नहीं है, तो जबरदस्ती ऑप्शन में डाल दिया था। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग से ली भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए, और ज्यादातर आंसर मतलब तुरंत थ्योरी के बाद में मैंने एमसीक्यू रख दिए,
उसके बावजूद भी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए, बहुत बढ़िया भाई। चलो तो अब मैं फिलहाल फिर 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। अब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई बात करना हो तो आप अपने माइक को ऑन करके बात कर सकते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ से परमिशन दे रहा हूँ। चलो मेरी तरफ से परमिशन हो गई, आप अपनी माइक को ऑन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्लास थी, बिल्कुल मोना, इंटरेस्टिंग थी। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्लास को ओवर करता हूँ। मिलते हैं अपन कल इवनिंग में अपने नए टॉपिक के साथ। अच्छा सर, रोज यही होना चाहिए? सौरभ, एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड छोटा टॉपिक था, तो अपन ने छोटा टॉपिक था तो अपन ने एमसीक्यू भी रख लिए। अब कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं, अब अपन आधा टॉपिक पढ़ के आधा छोड़ दो, तो फिर वो मजा नहीं आता, है ना। कुछ ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो पूरे 1 घंटा तो उनको चाहिए ही चाहिए समझाने के लिए, है ना। देखेंगे फिलहाल कुछ ऐसा कुछ आगे हुआ तो अपन आधा आधा टॉपिक करके आधा टॉपिक कर लिया, आधे एमसीक्यू कर लिए, इस तरह से अगर पॉसिबल हुआ तो अपन आगे कर सकते हैं, है ना। 1-2 लोगों के और मैसेज कभी मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर एमसीक्यू के जो आप नोट्स भेजते हैं तो उनमें आंसर शीट आप बाद में रखते हैं, बाद में रखने की जगह आप आंसर के सामने ही करेक्टेड आंसर लिख दिया करो। तो भाई आप बहुत ज्यादा आलसी मत बनो, थोड़ी बहुत मेहनत करना सीखो, है ना। अगर मैं पहले से ही करेक्टेड आंसर उसके सामने रख दूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आंसर आपको दिख जाएगा, तो उसमें आपका दिमाग लग ही नहीं पाएगा, है ना। तो वो मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, पहले मैं ऐसे ही कर रहा था, करेक्टेड आंसर सामने रख रहा था, लेकिन मैंने फिर मेरे एक साइकोलॉजी, मतलब मैं जो कुछ थ्योरी करता हूँ भाई उसके पीछे मेरी कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होती है। तो वो एमसीक्यू के नोट्स में आंसर शीट बाद में रखने का एक रीजन ये है कि आप जब क्वेश्चन आपके सामने हो तो कम से कम आप थोड़ा दिमाग तो चलाएं, जब नहीं बन रहा है तो फिर बाद में आप आंसर शीट खोल के देख लें। अगर पहले से ही आंसर आपको दिख जाएगा तो वो आप दिमाग चला ही नहीं पाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा। तो पहले आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो पहले कम से कम ये तो मालूम चले आपको कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। 1-2 लोगों के और व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे डाउट के, मैं उनके बारे में भी बात कर लेता हूँ। चलो तो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा किसके और क्या क्या मैसेज थे। चलो भाई, तो अब फिलहाल मैं क्लास को ओवर करता हूँ। मिलते हैं अपन कल इवनिंग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।